समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट। यहाँ समुच्चय पढ़ सकते हैं, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, यह समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट। देखिए इस तरह से समुच्चय जो होता है बहुत तरह का होता है। समुच्चय कितना तरह का है वो ध्यान रखिएगा। समुच्चय का बहुत सारा प्रकार है, उसमें से कुछ हम ध्यान रखें, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला की बात कर लें, परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय, जिसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय किसको कहते हैं समझ लेते हैं। देखिए परिमित कहने का मतलब क्या हो कि यदि किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या निश्चित होता है, निश्चित का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि a बराबर 1 2 3 4 और डॉट डॉट लगा है, तो बोलिए क्या इसको काउंट कर सकते हैं क्या? यार ये प्राकृतिक संख्या होगा, समुच्चय है, इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ खत्म होगा ये ध्यान रखिएगा। निश्चित नहीं है, गुड मॉर्निंग, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अनंत तक जाकर खत्म होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमित समुच्चय नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट में कोई नंबर लगा दे, जैसे 1000 कर दे, तो बोलिए कि अब ये फिक्स हो गया कि नहीं कि हमको 1 से लेकर कहाँ तक लेना है, 1000 तक लेना है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि b बराबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट और यहाँ 100 लगा दिया गया, तो बोलिए परिमित हो गया ना। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो बोलिए क्या होता, अपरिमित हो जाता, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कहाँ समाप्त होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित। तो पहला परिमित आपको ध्यान देना होगा कि वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होता है, उसी को क्या बोलेंगे, परिमित। और जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होता है, जिसके सदस्य को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे अपरिमित। पहला लिखिए परिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होता है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी बता दिए, मान लिए a बराबर हम लिख दें 1 2 3 4 डॉट डॉट और यहाँ कोई जब तक अंतिम ध्यान का फिक्स ना किया जाए तब तक ये परिमित नहीं बनेगा। तो मान लिया हम अंतिम क्या लिख दिए, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया या समुच्चय हो गया। दूसरा आपसे कह दिया जाए, अच्छा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह, बोलिए ये परिमित होगा या अपरिमित होगा? तो ये परिमित होगा, क्योंकि पृथ्वी पर कितना जानवर है ये काउंटेबल है। ठीक है, इसको काउंट किया गया है कि कितना तरह के जानवर हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर हम b बराबर लिख दें एक सच डेट x पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय संग्रह, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय या संग्रह, समुच्चय लिख देते हैं। अब थोड़ा एक और बताइए, तीसरा यहाँ पे लिख रहे हैं c बराबर, सुनिए हम कह दें x अक्ष, आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष इसको बोलेंगे, y अक्ष इसको बोलेंगे। हम कह दें कि x अक्ष के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं का समुच्चय
ये बोलिए परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो x अक्ष के समांतर बहुत सारा रेखाएं खींचा जा सकता है, इस तरह से बहुत सारा समांतर खींचा जा सकता है, नीचे से भी खींचा जा सकता है। ये बोलिए कि निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। तो क्या हम इसको परिमित मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिए x अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखाएं खींची जा सकती है। इसी तरह से y अक्ष की अगर बात करें तो y अक्ष के समांतर भी क्या होगा, बहुत सारे रेखाएं खींची जा सकती है, इसीलिए इसको हम परिमित नहीं कहेंगे। दूसरा एक और समझिएगा, यही x अक्ष और y अक्ष है, हम कहें इसके मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए खींची जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। तो बहुत सारा छोटा त्रिज्या ले लीजिएगा तो एक छोटा वृत्त होगा, बड़ा त्रिज्या लीजिएगा तो और होगा, और बड़ा लीजिएगा 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 और नहीं होगा, और छोटा लीजिएगा और होगा, और छोटा लीजिएगा, इस तरह से होगा ना। यानी ये भी काउंटेबल नहीं है, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग परिमित समुच्चय नहीं कहेंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x अक्ष को मूल बिंदु मानते हुए, मतलब केंद्र x अक्ष और y अक्ष की कटान बिंदु को यानी मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए खींची जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, बोलिए कि क्या ये परिमित है? हम कहेंगे नहीं, परिमित ये नहीं है। क्या है? अपरिमित। अच्छा, आपकी कक्षा में मान लीजिए कि आपकी कक्षा में गए सभी बालकों का समुच्चय, ये बोलिए परिमित है कि अपरिमित? ये परिमित होगा। आपकी कक्षा में कितना बालक बालिका है कौन नहीं काउंट कर सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमित बोलेंगे। अब यहाँ कह दें कि c बराबर 1 such that x सभी सम संख्याओं का संग्रह, बोलिए कि आप परिमित होगा? सम संख्या कितना खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा, तो क्या इसको हम परिमित कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन यही अगर लिख दे 2 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट और लास्ट में जब तक फिक्स ना कर दिया जाए तब तक इसको हम लोग परिमित नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख दे 1000, तो हमको पता चल गया ये कहाँ तक जाना है, 1000 सम संख्या जाना है। ठीक है, तो जैसे में इसको लिख लेना है। और दूसरा आपको समझना है, ये तो परिमित हो गया। अब अपरिमित समुच्चय, तो परिमित समझ में आ गया, तो अपरिमित कौन नहीं बताएगा? इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी बोलेंगे। सेट वह समुच्चय जिसमें अवयवों या सदस्यों की संख्या, जिसमें अवयवों या सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होता, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख दे और लास्ट का अंक फिक्स ना करें, तो बोले कि अनंत तक जाएगा ना। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर b बराबर लिख दे कितना 2 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। हम कहें x अक्ष के समांतर c बराबर 1 such that x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं का समुच्चय, खींची जाने वाली रेखाओं का समुच्चय। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तीसरा
समतुल्य समतुल्य समुच्चय, ये समुच्चय की संख्या लिखना है, समतुल्य समुच्चय। समझिएगा, पहले बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। समतुल्य मतलब क्या होगा? समतुल्य हमेशा सम मतलब बराबर और तुल्य मतलब तुलना। तो तुलना तो सिंगल से होगा नहीं, हम अपने आप से तुलना थोड़े कर सकते हैं, ये तो कुछ होगा नहीं। हमेशा तुलना होगा तो कम से कम दो वस्तु जरूर होना चाहिए। तो इसी तरह से समतुल्य समुच्चय कहने का मतलब कि कई गो समुच्चय होगा, सेट कई गो होगा, दो गो होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ सेट्स कर देते हैं। तो समतुल्य समुच्चय वैसे दो समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या बराबर होता है। अब सदस्य क्या है उससे हमको बहस नहीं है, केवल सदस्य की संख्या इक्वल होना चाहिए। जैसे a बराबर हम लिख दे 1 2 3 और यहाँ b बराबर लिख दे a b c। बोलिए इसमें कै गो एलिमेंट है? इसमें कै गो एलिमेंट? ये दोनों समतुल्य समुच्चय है। नहीं क्यों नहीं है? इसमें 3 गो, इसमें 3 गो तो नहीं है। अभी बोलेंगे सदस्यों की संख्या इक्वल होना चाहिए, तो इसमें 3 गो, इसमें भी 3 गो, तो इसको समतुल्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी। हाँ क्या करें मैं कुछ कह ला, हम कहले a बराबर, मान लीजिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट x बराबर कुछ यहाँ पे दे दे, संख्या कुछ भी दे दे, मान लीजिए कि यहाँ पे कह दें वाओ, ठीक है, इसी का इंतजार कर। अरे भाई हट जा, एक सब्जेक्ट x यहाँ पे लिख दे, एक सब्जेक्ट x स्क्वायर बराबर यहाँ लिख दे 4। यहाँ से एक हल निकलना है, और यहाँ b बराबर हम लिख दे 1 और 2। तब बोलिए कि क्या ये समतुल्य होगा? तो अभी हम ऐसे मत बोल दीजिएगा, यहाँ हल करना पड़ेगा। एक समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4, वहां से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x का मान होगा √4 और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो एलिमेंट तो 2 का आ गया कि नहीं आ गया? x का मान कितना आ गया? एक बार माइनस में 2, एक बार प्लस में 2। इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट हो गया ना, यानी इसको हम लोग समतुल्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा, समतुल्य में ये नहीं देखना है कि एलिमेंट एक जैसा हो, हम ये देखेंगे कि एलिमेंट की संख्या इक्वल है तो उसको क्या कहेंगे? समतुल्य, और नहीं इसको क्या हो गया? अरे भैया नहीं भी रहेगा तेरे पास तब पड़ेगा। तो लिखिए, हाँ ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इसमें परिमित दोनों समुच्चय जो होगा वो परिमित होना चाहिए। लिख रहे हैं वैसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परिमित समुच्चय। परिमित का है मतलब इसके सदस्यों की संख्या काउंट कर सकते हैं। परिमित समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या बराबर होता है, सदस्यों की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, उसे समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। अब समतुल्य समुच्चय को लिखेंगे कैसे? जैसे मान ली कि a और b दो समतुल्य समुच्चय है, तब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिख देते हैं, यदि a और b कहाँ लिखते हैं? यदि a और b दो समुच्चय समतुल्य हो, तब इसे a दिख रहा है ना, ऐसे चिन्ह दे के b द्वारा सूचित करेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है।
सूचित किया जाता है। जैसे यहां पे समझते हैं, जैसे a बराबर हम लिख दे 1 2 3 तथा b बराबर लिख दे a b c। बोलिए कि दोनों में एलिमेंटों की संख्या इक्वल है कि ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखिएगा कि a जो है ये समतुल्य है किसके, b के, लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पे कर दें कि a बराबर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होगा, यहाँ पे हो सकता है मान लीजिए 1 2 और b बराबर दे दे, यहाँ b बराबर हाँ लीजिए ना 4 5 लीजिए, तो बोलिए कि एलिमेंट इसमें कहेगा, इसमें एलिमेंट कहेगा, तो क्या आप लिख सकते हैं कि a समतुल्य है b के, तो इसको समतुल्य समझेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। समतुल्य का चीज है कि लगभग बहुत प्रकार के पढ़ेंगे। चौथा समझना है बराबर, बराबर समुच्चय, या इसको समान समुच्चय भी कहेंगे, समान समुच्चय। देखिए बराबर और समतुल्य में अंतर है, उसमें तुल्य, तुल्य के मतलब तुलना करना है, तो उसमें हम देखेंगे एलिमेंटों की संख्या, जबकि बराबर समुच्चय जिसको बोलेंगे इक्वल सेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा इक्वल बराबर तभी होगा, दो या दो से अधिक समुच्चय बराबर तभी होगा जब दोनों में एक ही प्रकार के सदस्य हो। जैसे हम बात करते हैं a बराबर, यहाँ पे लिख दे 1 2 3, तब b में भी यही एलिमेंट होना चाहिए, चाहे क्रम किसी तरह से हो। हम लिख दे 3 1 2, तो बोलिए कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बराबर समुच्चय। ठीक है, इसी तरह से हम लिख दे a बराबर मान लीजिए यहाँ मैड, ठीक है, और b बराबर यहाँ लिख दे, मतलब मैड शब्द के एक अक्षर है, और यहाँ लिख दे डैम शब्द के एक अक्षर है। ठीक है, डैम शब्द का एक अक्षर है, तो दोनों में बोलिए कि क्या है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होगा, मतलब अलग अलग करेंगे। तो अभी ये कौन से रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, अभी ऐसे नहीं होगा, मतलब एक सब्जेक्ट एक से होगा, तब लिखेगा मैड शब्द के एक अक्षर है। यहाँ पे क्या कहेगा, एक सब्जेक्ट एक से, डैम शब्द के एक अक्षर, तो फिर उसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या क्या होगा, a बराबर m होगा, a होगा और क्या होगा d होगा। यहाँ b बराबर क्या होगा, d होगा, a होगा, m होगा, तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बराबर। तो बराबर में आपको देखना है कि एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए, जबकि समतुल्य समुच्चय में हम लोग ये देखेंगे कि एलिमेंटों की संख्या बराबर होना चाहिए, उसमें संख्या एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन संख्या इक्वल होना चाहिए। लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक वैसे समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या एक ही होना चाहिए, जिसमें सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जिसमें सदस्य एक ही हो, जिसमें सभी सदस्य लगा देते हैं, जिसमें सभी सदस्य एक ही हो, उसे बराबर या समान समुच्चय कहा जाता है। समान समुच्चय कहा जाता है। जरा सुनिए, अगर 2 की हम बात करें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a और b 2 ऐसे समुच्चय जिसमें a के सभी सदस्य b में हो तथा b के सभी सदस्य a में हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बराबर ये समुच्चय कहेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
अथवा में, ताकि आप समझ जाइएगा ना, तो ऐसे कंफ्यूज कहीं हो जाइएगा तो क्या फ्यूज नहीं होना, लाइट तो ऐसे भी नहीं रहा, फ्यूज कहाँ हो गया। लिखेंगे ए और बी, ए और बी दो ऐसे समुच्चय, दो ऐसे समुच्चय जिसमें ए का सभी अवयव के हैं, सदस्य के हैं, सभी अवयव किसमें हो, समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, तथा समुच्चय बी का सभी अवयव, समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। नहीं लिखे हैं क्या, ए में हो तब उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। अच्छा, इसको सूचित कैसे करेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं, ये मान लीजिए ए और बी बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे ए बराबर बी द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। कोई प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम। देखिए जैसे ए बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, तथा बी बराबर लिख देते हैं, बी बराबर यही लिख देते हैं 5 1 2 4 3। बोलिए कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है क्या, तो चेक करेंगे। 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, यानी सारा एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक्स्ट्रा बच गया, इसमें एक एक्स्ट्रा बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है बराबर है कितना, इसी तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह दे कि ए बराबर एक सच दैट एक्स, क्या यहाँ पे मैड शब्द का एक अक्षर है, और इसी तरह से यहाँ बी बराबर कर दे एक सच दैट एक्स, कौन सी, डैम शब्द का एक अक्षर है। तो आप इन दोनों को अलग अलग कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर एम, ए और डी, बोलिए यही ना लिखिएगा जी। और बी को क्या लिख सकते हैं, बी बराबर डी ए एम। अब एलिमेंट मिलाएंगे, एम इसमें है, ए इसमें है, डी इसमें है, इसका मतलब सारा एलिमेंट है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि ए बराबर है किसके, बात समझ में आ गया होगा, धीरे से लिख लेना। क्या हुआ, 4। पांचवा आपको लिखना है रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है बताइए, खाली। समझिए, रिक्त का मतलब खाली। इसको बोलेंगे नॉल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास तसली है और इसमें भाते नहीं है, तो तसली खाली रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खाली कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यानी रिक्त। तो अब मेरे पास समुच्चय का पहचान है कि ये कोष्ठक होता है, और ये समझिए कि तस्वीर है और इसमें कोई भी ध्यान रखिएगा एलिमेंट नहीं है, इसको खाली कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, तो इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। तो अगर इस तरह से है तो इसको समझिए कि रिक्त, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए,
अब ये ना कि हम जीरो भर देंगे कि जीरो भर दिए सर, जीरो तो खाली होता है ना, नहीं, जीरो एक एलिमेंट है तो इसको हम लोग खाली नहीं कहेंगे। तो जहाँ भी रिक्त समुच्चय होगा तो ये कोष्टक रहेगा, इसी तरह से इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नहीं तो ये फाइव होगा। फाइव द्वारा सूचित करेंगे या नहीं तो इसके द्वारा। अब इसी को इसमें मत भर दीजिएगा ना तो फिर एक एलिमेंट बन जाएगा, यहाँ भर दीजिएगा फाइव एक एलिमेंट बन गया। ये रहेगा तो अलग रहेगा और ये रहेगा तो अलग रहेगा। तो जहाँ रिक्त समुच्चय की बात करें तो उसको या तो फाइव द्वारा या नहीं तो किसके द्वारा, केवल ध्यान रखिएगा कोष्टक द्वारा, छोटे कोष्टक द्वारा सूचित करेंगे। तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय। वैसे समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, कोई अवयव नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय प्राप्त है। अब इसको तो आपको ये याद रखना होगा कि इसे या तो फाइव द्वारा, फाइव समझते हैं, हाँ, अपना ही भाई है भाई फाइव, या ये कोष्टक द्वारा क्या करेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता, ठीक है, बिल्कुल। अब ये मत कहिए कि जैसे मैं बताइए इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है तो जैसे, हाँ बता सकते हैं, बहुत सारे बता सकते हैं। हाँ बताइए ना, हम कहेंगे ए बराबर एक सब्जेक्ट एक्स अमरणशील आदमियों का समुच्चय, मरणशील आदमियों, आदमी या मनुष्यों का, ठीक है, मनुष्य लगा दें, आदमी क्यों लगा, मनुष्यों का समुच्चय। आप बताइए कि आदमी अमरणशील है कि मरणशील, मरणशील है। यहाँ कह रहे हैं अमरणशील, कोई अमर है इसमें क्या, नहीं। तो इसको हम लोग रिक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरा ध्यान रखिएगा, हम कह रहे हैं कि b बराबर एक सब्जेक्ट एक्स, वैसे विषम संख्या जो दो से विभाज्य हो। आप बताइए कि दो से विभाज्य कोई विषम संख्या होता है क्या, ये तो मजाक वाली बात हो गया। तो लिख देंगे ध्यान कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट एक्स, ये दिख रहा है ना, एक सब्जेक्ट एक्स वैसे विषम संख्या जो दो से क्या है, विभाज्य है। अब बताइए कि भाई दो से विभाज्य कोई विषम संख्या है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे। बात समझ में तो आ गया होगा, ठीक है, समझ रहे हैं क्या। अब उसके बाद छठवां आपको ध्यान देना होगा, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, इसको सिंगल्टन या सिंगल सेट कहेंगे, सिंगल सेट। एकल का मतलब क्या होगा, कहिए, एकल का मतलब एक होता है, एकल का मतलब एक, तो वह समुच्चय जिसमें एक वो सदस्य होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य होता है, उसे क्या, एकल समुच्चय कहेंगे। सुनो जरा इधर भाई, एकल समुच्चय तो कह दी हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लें, हम पहले ही लिख रहे हैं ये भाषा के मतलब, ये ध्यान रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में एक सब्जेक्ट एक्स सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह, किसका, सम अभाज्य
सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह या समुच्चय। आप बोलिए अभाज्य संख्या में सम कई वो होता है? एक मात्र दो ही होता है, जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो और कोई होगा? यानी इसको हम लिखेंगे एक मात्र ये दो ही है, जो सम भी और क्या है, अभाज्य भी है, विषम है। तो इसको बोलेंगे क्या, सम अभाज्य। इसको एकल सेट कहेंगे कि ना कहेंगे? इसी तरह से ध्यान रखिएगा, क्या कहें हम b बराबर यहाँ पे लिख दे 0, तो बोलिए कि क्या ये एकल सेट हुआ क्या? हाँ जी बिल्कुल हुआ। समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा है? जिसमें सिर्फ एक सदस्य, उसको क्या कहेंगे, एकल। जिसमें एक भी सदस्य नहीं, उसको क्या बोलेंगे, लिखिए जैसे। अरे पेमेंट के हिसाब से मान लीजिए वो अच्छे कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं। अब कोई भी जाएगा अगर बाहर, कोई भी वर्कर मान लीजिए बाहर कमा रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं, खूब कमा रहे, 20,000 कमाने में तो उसको हालत खराब हो जाएगा। और जब सरकार दे रही है 40,000 मात्र 5 घंटा के, तो फिर करने में क्या दिक्कत है? कीजिए ना, ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ठीक है। सरकार को फोर्स करना क्यों पड़ रहा है? चलिए 7वां आपको ध्यान देना होगा, युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय सबसे बेकार काम तो सरकार ये कर दी है ना, इन लोग का लोकल एरिया रहेगा। हाँ, जब तक 50 किलो 60 किलोमीटर दूर नहीं रहता है ना, तब तक ये लोग सुधरेगा नहीं। क्योंकि लोकल एरिया होने से क्या, तुरंत घर है, जाए स्कूल खोल आ जाए ना, धानों रोपवा रहे, ठीक है। चाहे मालूम चले गए आज मौसा आ रहा था, मौसा से भेंट करेगा, मौसी के पहुंचावे चल जा। युग्म समुच्चय दूर तो नहीं रहेगा, लोग सोचेगा लोग। देखिए युग्म यानी पेयर सेट किसको बोलेंगे? आप लोग युग्म तो जानते हैं ना, जोड़ा। तो जिसमें 2 सदस्य होगा उसको क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। लिखेंगे वैसे समुच्चय या वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें दो सदस्य होते हैं, सदस्य यानी अवयव होते हैं, उसे क्या कहेंगे? अरे बोलिए क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय कहेंगे। युग्म समुच्चय कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि बात कर लें, देखिए मेरा टारगेट है कि एक एक्सरसाइज के लिए, मतलब एक एक्सरसाइज जितना पर खत्म हो जाए उतना ही लिख पाना। जैसे पहले का एक्सरसाइज जितना पे खत्म हो गया था उतना लिखवा दिए थे, अब इतना से दूसरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, काम चल जाएगा, बस इतना अब दूसरा एक्सरसाइज के लिए हो गया। जैसे ये हम कहते हैं ए बराबर, मान लीजिए 1 और 2 है, कै वो सदस्य? b बराबर हम लिख देते हैं, देखिएगा b बराबर a और b है, कै वो? तो इसको क्या कहेंगे, युग्म। इसी तरह से आपका मर्जी करेंगे, हम c बराबर 1 सब्जेक्ट x लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ हल करके चेक कर सकते हैं, यहाँ कै एलिमेंट आएगा, 2 एलिमेंट आएगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, युग्म समुच्चय। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह के रहे तो उसको बोलेंगे युग्म समुच्चय।